नमस्कार। राजस्थान की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। राजस्थान की खबरों के लिए आपसे निवेदन कि यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके राजस्थान की खबरों के लिए आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमें हिम्मत होती है सही और सच्ची खबरें आप तक पहुंचाने की, वरना मीडिया में आप देख रहे हैं कि कहीं पर भी राजेश पायलट की कहाँ क्या प्रोग्राम होगा इसका विज्ञापन तो है, लेकिन कहीं कोई सूचना नहीं है। क्योंकि राजेश पायलट राजस्थान के लिए एक वो शानदार शख्सियत थी, हस्ती थी, जिसको हर आदमी पहचानता था, जानता था, और वे मानते थे कि राजेश पायलट राजस्थान के लिए एक बहुत बड़े सितारे हैं जो हर आदमी की हेल्प करते थे, सहायता करते थे। लेकिन कहीं पर भी आप इनका क्या प्रोग्राम होने जा रहा है दौसा में, इसकी कहीं कोई खबर नहीं है। तो क्या है आज की बड़ी खबर? स्वर्गीय राजेश पायलट की आज 25वीं पुण्यतिथि है, जिसको प्रेरणा दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। सर्व धर्म प्रार्थना सभा 11 जून यानी आज सुबह 11 बजे से 12 बजे तक पायलट स्मृति स्मारक, जी हाँ, राजेश पायलट स्मृति स्मारक भंडाणा दौसा में यह प्रोग्राम होगा, यह कार्यक्रम होगा प्रेरणा दिवस का। वहीं राजेश पायलट के जीवन का अर्थ सपनों को देखना और उन्हें पूरा करने के लिए शिद्दत से जुट जाना, जमीन और जड़ों से जुड़े रहकर दिलों के आकाश पर छा जाना। जी हाँ, यह राजेश पायलट के जीवन का अर्थ है। वहीं सचिन पायलट, उनके पुत्र, पूर्व उप मुख्यमंत्री राजस्थान सरकार में जो कांग्रेस सरकार में थे, आज दौसा में बड़ा प्रोग्राम प्रेरणा दिवस के रूप में, सर्वधर्म प्रार्थना सभा के रूप में। तो ये बड़ी खबर आज स्वर्गीय श्री राजेश पायलट की पुण्यतिथि पर हमारे चैनल की ओर से भी उनको नमन पुण्यतिथि पर और प्रेरणा दिवस। और उम्मीद करते हैं कि सचिन पायलट जो उनके पुत्र हैं वह भी उन्हीं की तरह आम दिलों में जगह बनाएंगे। तो क्या है आज की और राजस्थान की बड़ी खबरें? कल ही हमने कहा था कि अब बारिश का मौसम आने वाला है और कई जगह पिकनिक मनाने का प्लान बनाते हैं, लोग जाते हैं और इस तरह से ग्रुप में जा कर के पिकनिक स्थल पर जाते हैं। वहाँ नदी, तालाब उफान पर होते हैं और अपने बच्चों को संभाल कर रखें, वरना किसी भी हादसे का शिकार हो सकते हैं। क्योंकि युवा अपने आप को बहुत शानदार तरीके से तैराक मानते हैं और वह किसी भी जगह बिना कोई सावधानी बरते उसमें उतर जाते हैं और हादसे का शिकार हो जाते हैं। इसी क्रम में टोक बनास नदी पर जयपुर से पिकनिक मनाने गए 8 लोग सिर्फ 2 मिनट में डूब गए। अकाल मौत के शिकार सभी मृतक आपस में नजदीकी रिश्तेदार हैं। हसनपुरा निवासी नौशाद के साथ बेटा कसब, भतीजा फरहान और कई भी उसके साथी जो साथ साथ थे, हमेशा साथ घूमने जाते थे, जनाजे भी साथ ही निकले। सभी मृतक रिश्तेदार, इनमें पिता, पुत्र, भतीजा, 2 सगे भाई, जीजा, 2 मौसेरे भाई। फिर भी आपसे निवेदन है कि अभी भी आप, बारिश का मौसम आने वाला है, अपने बच्चों को संभाल कर रखें और कहें कि कहीं भी ऐसी अननोन जगह जाते हैं तो तालाब, नदी में ना कूदें। पिता बोले कि नवाब साजिद को मना किया था मत जाओ, लेकिन नहीं माने, क्योंकि युवा खून, युवा ब्लड, बहुत ज़्यादा समझदार, अपने आप को किसी भी तालाब में कूदने पर कहीं कोई डर नहीं, भय नहीं। पीछे वाला परिवार बर्बाद होता है क्योंकि कमाने वाला भी कोई नहीं था कईयों के परिवार में। अब एक व्यक्ति के चले जाने से पूरा परिवार किस तरह से बर्बादी की राह देखेगा, आर्थिक तंगी की राह देखेगा, इसका आप अंदाजा लगा सकते हैं। वहीं अंधाधुंध बजरी खनन ने छीनी 8 जिंदगी। जी हां, टोंक में बनास नदी के पुराने पुल के समीप मंगलवार को 8 युवकों की डूबने से मौत हुई। ये सभी दोस्त व रिश्तेदार थे। इनमें 5 एक ही परिवार के थे। सभी जयपुर के हसनपुरा, घाट गेट, पानीपेट क्षेत्र के रहने वाले थे। ये बनास नदी के समीप पिकनिक के लिए गए थे। जयपुर से मैजिक वाहन से 11 युवक गए थे। इनमें से 8 युवक नदी के पुराने पुल के समीप जमा पानी में नहाने के लिए उतर गए, लेकिन वहां पर अंधाधुंध अवैध बजरी खनन के कारण बड़े बड़े गड्ढों का इन्हें अंदाजा नहीं था। इससे उतरते ही कुछ युवक डूबने लगे तो बाकी उन्हें बचाने की कोशिश में उतर गए। इससे सभी डूब गए। हालांकि 3 युवक बाहर ही थे जो बच गए।
अवैध खनन से नदी में बने गड्ढों की स्थानीय लोगों को तो जानकारी, लेकिन हादसे के समय कोई आसपास नहीं था। यहाँ पूर्व में भी हादसे हो चुके हैं। जानकार बताते हैं कि यहाँ ऊपर से चट्टानें दिखती है, उन्हीं के पास गड्ढे नहीं दिखते। कहीं कोई बोर्ड नहीं, कहीं कोई सावधानी भरा चेतावनी भरा कोई बोर्ड नहीं। और इसी तरह से 8 जिंदगियां छीन चुके अवैध बजरी खनन के लोग, इन पर हत्या का भी मुकदमा दर्ज किया जाना चाहिए, ताकि और तुरंत जांच करके उनको एक बड़ी कड़ी से कड़ी सजा दी जानी चाहिए। राजस्थान में भीषण गर्मी का दौर अभी बाकी है। पश्चिमी विक्षोभ का असर खत्म होने के बाद अब पश्चिम से आने वाली गर्म हवा ने पांव पसार लिया है। मौसम शुष्क होने के साथ ही बीते 3-4 दिन से पारा लगातार बढ़ रहा है। जून के पहले हफ्ते में प्रदेश के ज्यादातर शहरों में तापमान सामान्य से 10 से 12 डिग्री सेल्सियस तक नीचे चला गया था, लेकिन 5 दिन में गर्मी के तेवर तीखे हो गए और इस सीजन में भीषण गर्मी का दौर शुरू हो गया। मंगलवार को श्री गंगानगर, कोटा, बीकानेर, चूरू, चित्तौड़गढ़ में पारा 45 डिग्री से अधिक रहा। श्री गंगानगर में 47.4 डिग्री के साथ सबसे गर्म शहर रहा। मौसम विभाग ने अगले एक हफ्ते भीषण गर्मी पड़ने का अलर्ट जारी किया। पश्चिमी राजस्थान के अधिकांश इलाकों में तीव्र हीट वेव चलेगी। श्री गंगानगर, हनुमानगढ़ जिलों में अगले 2-3 दिन में तापमान 47 से 48 डिग्री तक पहुंचने के आसार है। पूर्वी राजस्थान में जयपुर, भरतपुर, कोटा संभाग में भी कहीं कहीं हीट वेव चलेगी। 15-16 जून को कोटा, भरतपुर संभाग में मेघ गर्जन के साथ कहीं हल्की बारिश का अनुमान है और बीकानेर संभाग अगले 2 दिन तेज धूल भरी हवाएं चलेगी। राजस्थान सरकार ने पिछले 10 माह से खाली राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष पद पर डीजीपी रहे उत्कल रंजन साहू यानी यूआर साहू को नियुक्त किया है। राज्यपाल हरिबाहु बागड़े ने मंगलवार को इसका आदेश जारी किए। साहू अगले साल जून तक यानी 12 माह अध्यक्ष पद पर रहेंगे। वहीं डीजीपी का अतिरिक्त प्रभार डीजी एसीबी रवि प्रकाश मेहरा को दिया गया है, जो खुद इसी महीने रिटायर्ड हो रहे हैं। मालूम हो कि 1 अगस्त 2024 को आईपीएस अधिकारी संजय कुमार श्रोत्रिय के कार्यकाल पूरा होने के बाद से अध्यक्ष का पद खाली था। साहू की छवि ईमानदार पुलिस अधिकारी की रही है। सरकार और अब साहू के सामने आरपीएससी की साख बचाने की चुनौती है। पेपर लीक, भाई भतीजावाद और घूसखोरी के आरोपों के चलते इसकी छवि खराब हुई है। कार्यप्रणाली को लेकर सवाल उठ रहे हैं। वहीं जब भाजपा ने विपक्ष में थे तब विपक्ष में रहते हुए आरपीएससी को ठीक करने का वादा किया था। विपक्ष अब प्रश्न उठा रहा है। आरएस इंटरव्यू में बहुत समय लग रहा है, ऐसे में सरकार बेदाग अफसर को लाना चाहती थी। अब नए डीजीपी के लिए भी सबसे आगे नाम आईपीएस राजीव शर्मा का है। वे केंद्र में पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो में डीजी है। डीजी इंटेलिजेंस संजय अग्रवाल भी दावेदार है। प्रदेश में वे मेहरड़ा के बाद सबसे सीनियर आईपीएस हैं। आरएस भर्ती 2024 को स्थगित करने की मांग को लेकर चल रहा अभ्यर्थियों का धरना मंगलवार को भी जारी रहा। कई नए अभ्यर्थियों ने भूख हड़ताल शुरू कर दी है। इसी बीच आरपीएससी अध्यक्ष पद पर नियुक्ति होने से जहां अभ्यर्थियों को परीक्षा स्थगित होने की आस बंधी, वहीं आयोग ने प्रेस नोट जारी कर 14 जून से प्रवेश पत्र डाउनलोड करने की जानकारी दी है। इस पर सुबह अभ्यर्थियों के प्रतिनिधिमंडल ने भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ से मुलाकात की और पूरी स्थिति की जानकारी दी। वहीं रात करीब 11 बजे भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने अभ्यर्थियों को अमर जवान ज्योति पर बुलाया। इस पर बड़ी संख्या में अभ्यर्थी पहुंच गए। राठौड़ ने आश्वासन दिया कि आपकी बात सक्षम स्तर तक पहुंचा दी गई है, सरकार इस पर विचार कर रही है। उन्होंने अभ्यर्थियों से अनशन तोड़ने की अपील की। उधर अभ्यर्थियों का कहना है कि परीक्षा के स्थगित होने तक धरना जारी रहेगा। इस दौरान अभ्यर्थियों ने राठौड़ को बताया कि ऑपरेशन सिंदूर के चलते छुट्टियां रद्द होने से कई कर्मचारी और सैनिक इस परीक्षा की तैयारी नहीं कर पाए। साथ ही आरएस 23 के साक्षात्कार चल रहे, इसके परिणाम आने से पहले अगर आरएस 2024 की मुख्य परीक्षा होती है तो दोहरे चयन की स्थिति बनेगी और बेरोजगार अभ्यर्थियों को पदों का नुकसान होगा। एक यूट्यूबर ने निर्जला एकादशी के दिन सड़कों पर लोगों को बियर ही बांट दी। इसका वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर जारी भी कर दिया। मामले में मानसरोवर पुलिस जयपुर ने धार्मिक भावनाएं आहत करने और बीच सड़क पर वाहन चलाते हुए शराब पिलाने का मामला दर्ज कर 7 युवकों को पकड़ा है। पुलिस ने उन्हें सोशल मीडिया से मिले कार नंबरों के आधार पर पकड़ा। स्कॉर्पियो कार भी जब्त कर ली है। महिला एवं बाल विकास विभाग के अधीन 63,000 आंगनबाड़ी केंद्रों पर कार्यरत आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिकाओं को अप्रैल और मई माह के मानदेय का अब तक भुगतान नहीं हुआ है। अखिल राजस्थान महिला एवं बाल विकास संयुक्त कर्मचारी संघ के संस्थापक संरक्षक
छोटीलाल बुनकर ने बताया कि विभाग परिसीमन कार्य का बहाना कर मानदेय भुगतान में विलंब कर रहा है, जबकि ये न्यूनतम मजदूरी से भी कम है। जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पहली बार 14 से 22 जून तक राजस्थान रनवे फेस्टिवल का आयोजन किया जाएगा। टर्मिनल 2 पर होने वाले इस 9 दिवसीय फेस्टिवल में लोक धुनों, कठपुतलियों और घूमर नृत्य की प्रस्तुतियां होगी। फूलों की होली के साथ राजस्थान की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत जीवंत होगी। हर शाम 6 से रात 2 बजे तक टर्मिनल 2 का ओपन एरिया एक भव्य हेरिटेज मंच में तब्दील होगा। इस पर यात्री, अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक, जयपुरवासी और कला प्रेमी लोक संस्कृति, संगीत और फैशन की विविधता का अनुभव करेंगे। फेस्ट के अंतिम दिन सूफी संगीत के साथ फैशन शो होगा। भारतम क्रिएशन के डायरेक्टर कुणाल डीडवानिया ने बताया कि यह आयोजन राजस्थान की संस्कृति, विरासत और लुप्त होती पारंपरिक लोक कलाओं को मंच देगा। फेस्टिवल में विभिन्न राजस्थानी व्यंजनों के स्टॉल्स भी लगाए जाएंगे। इन पर दाल बाटी चूरमा से लेकर घेवर, कचौरी और बाजरे की रोटियां रहेगी। संस्कृति कर्मी रवि कामरा के साहित्य संकलन ढाई आखर प्रेम का के 50वें अंक का लोकार्पण किया। इस मौके पर ग्रेमी अवार्ड विजेता पद्म भूषण पंडित विश्व मोहन भट्ट ने कहा कि श्रेष्ठ साहित्य का संकलन करना भी साहित्य सर्जन से कम नहीं होता। भट्ट ने इस अवसर पर संकलन की चुनिंदा रचनाओं का मौके पर ही संगीत रचना करके उन्हें अपनी आवाज में सुनाया। देश भर के टैलेंटेड बारिस्टा कॉफी बनाने वाले एक्सपर्ट्स मंगलवार को जयपुर में हुए मॉर्निंग कॉफी क्रिएटिविटी कप 2025 के नेशनल फिनाले में जुटे। दिल्ली, मुंबई और बेंगलुरु में कई राउंड्स के बाद चुने गए फाइनलिस्ट का यहां मुकाबला हुआ। इसमें 11 फाइनलिस्ट ने अलग अलग तरह से कॉफी बनाई। सिटी रिपोर्टर ने 3 बारिस्टा से इनकी यूनिक कॉफी रेसिपी जानी, जिन्हें आप भी घर पर बना सकते हैं। 5 साल बाद बुधवार से कैलाश मानसरोवर यात्रा शुरू होने जा रही। इस साल केंद्र सरकार ने यात्रियों का कोटा घटाकर आधा कर दिया है, जबकि 2019 में देश भर में 1580 यात्रियों को यात्रा करने का मौका मिला था, जबकि इस साल सिर्फ 750 यात्री ही यात्रा कर सकेंगे। राजस्थान के लोग भी मायूस हैं। राजस्थान सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस यानी 21 जून के लिए ग्रेटर नगर निगम की महापौर डॉक्टर सौम्या गुर्जर को ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। उप शासन सचिव सावन कुमार चायल ने इस संबंध में आदेश जारी किया। आदेश में कहा कि योग दिवस की सफलता के लिए सोशल मीडिया और अन्य माध्यमों से जन जन को योग के प्रति जागरूक करने के लिए महापौर को ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। उनकी यह नियुक्ति 21 जून अथवा राज्य सरकार के रद्द नहीं करने तक जारी रहेगी। वहीं नगर निगम ऑफिसों में बनने वाले जन्म मृत्यु विवाह प्रमाण पत्र अब व्हाट्सएप पर भी मिल सकेंगे। हेरिटेज निगम ने जोन सहित मुख्यालय पर इसकी शुरुआत की है। प्रमाण पत्र डिजिटल हस्ताक्षर युक्त होंगे। हेरिटेज के रजिस्ट्रार विश्वेंद्र सिंह तंवर ने बताया कि व्हाट्सएप पर प्रमाण पत्र के लिए लोगों को पंजीयन के साथ मोबाइल नंबर देना होगा। जन्म मृत्यु और विवाह प्रमाण पत्र के लिए लोगों को निगम के पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन करना होगा। इस दौरान सभी दस्तावेज लगाने होंगे, साथ में मोबाइल नंबर भी देने होंगे। कैब कंपनियों में कार, बाइक चलाने वाले ड्राइवरों की मंगलवार को अपर परिवहन आयुक्त के और आरटीओ प्रथम के साथ बैठक हुई। इसमें ओला, उबर और रैपिडो सहित अन्य कैब कंपनियों के प्रतिनिधि भी शामिल हुए। इसमें आयुक्त ने कैब कंपनियों को शहर में ऑफिस खोलने, विभाग की ओर से निर्धारित किराया और प्राइवेट बाइक कार को कंपनियों में नहीं जोड़ने के निर्देश दिए। इस पर कुछ कैब कंपनियों के प्रतिनिधियों ने बताया कि जयपुर में जल्द ही ऑफिस खोलने जाएंगे। ऑफिस नहीं खुलने तक संबंधित प्रतिनिधियों की सूची आरटीओ को उपलब्ध करा दी जाएगी। जिला उपभोक्ता आयोग जयपुर तृतीय ने ग्राहक के पैन कार्ड का दुरुपयोग कर उसे किसी अन्य व्यक्ति के लोन से लिंक कर सिबिल खराब करने को विपक्षी फाइनेंस कंपनी की लापरवाही व अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस करार दिया। वहीं इससे परिवादी को हुई मानसिक व अन्य परेशानी को देखते हुए विपक्षी कंपनी हिंदुजा लीलैंड फाइनेंस कंपनी पर 51,000 रुपए का हर्जाना लगाया। आयोग ने कंपनी को कहा कि वह 7 दिन में परिवादी के सिबिल से अज्ञात लोन को हटाए, अन्यथा हर दिन 2,000 रुपए की पेनल्टी लगाई जाएगी। आयोग अध्यक्ष देवेंद्र मोहन माथुर व सदस्य पवन कुमार भारद्वाज ने यह आदेश सुरेंद्र सिंह के परिवार पर दिया। एसएमएस अस्पताल जयपुर में पार्किंग की कमी को दूर करने के लिए जयपुर मेडिकल एसोसिएशन सभागार को तोड़कर पार्किंग बनाने को लेकर सोशल मीडिया पर लगातार बयानबाजी चल रही है।
इस पर अधिकारियों का कहना है कि जेएमए की जगह पार्किंग को लेकर प्रेजेंटेशन आया था, लेकिन उसे खारिज कर दिया गया। मालूम हो कि पिछले कुछ वर्षों से अस्पताल में पार्किंग की परेशानी सामने आ रही है और कई प्रयासों के बावजूद यहां पार्किंग का हल नहीं निकल पा रहा। आईपीडी टावर में भी पार्किंग की पूरी व्यवस्था नहीं होने से आने वाले समय में यह परेशानी और बढ़ना तय है। ऐसे में कुछ दिन पहले हुई एक बैठक में प्रेजेंटेशन दिया गया कि जेएमए की जगह पार्किंग बनाई जा सकती है, जिसे प्रिंसिपल डॉक्टर दीपक माहेश्वरी ने खारिज कर दिया और कहा गया कि यहां पार्किंग नहीं बनाई जा सकती। इसके बाद कुछ डॉक्टर्स ने जेएमए बचाओ अभियान शुरू कर दिया। जेएमए के डॉक्टर संजीव गुप्ता का कहना है कि किसी भी कीमत पर जेएमए को खत्म नहीं होने दिया जाएगा। बता दें कि आजादी से पहले 16 मार्च 1947 को जेएमए का उद्घाटन किया गया था और मेडिकल कॉलेज की पहली क्लास भी यहीं लगी थी। वर्ष 1944 में इसके प्रेसिडेंट के लिए चुनाव हुए थे और डॉक्टर R.E. हीलिंग पहले प्रेसिडेंट बने थे। इसके बाद से लगातार यहां चुनाव होते आ रहे हैं और प्रदेश भर के डॉक्टर्स यहीं से अपने अभियान और अन्य प्रमुख कार्यों की पहल करते हैं। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत प्रदेश के नोट मशीनों के समुचित उपयोग और ड्रग सेंसिटिव टीबी मरीजों के 100% उपचार एवं निक्षय का लक्ष्य रखा गया है। इस संबंध में एनएचएम की अतिरिक्त मिशन निदेशक डॉक्टर टी शुभमंगला ने कहा कि निचले स्तर तक विभिन्न स्वास्थ्य कार्यक्रमों का प्रभावी क्रियान्वयन करते हुए निरामय राजस्थान के संकल्प को साकार करें। उन्होंने कहा कि सभी जिलों में एनसीडी कार्यक्रम के तहत 30 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्तियों की ब्लड प्रेशर एवं डायबिटीज जांच के निर्धारित लक्ष्यों को समयबद्ध रूप से प्राप्त किया जाए। वहीं नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने कहा कि राजस्थान की भाजपा सरकार दिव्यांगजनों को भी उनका हक समय पर नहीं दे पा रही। सरकार कानून के अनुरूप पेंशन नहीं दे रही और जो पेंशन दे रही है उसे भी समय पर अदा नहीं कर रही। वहीं एसआई भर्ती निरस्त करने और आरपीएससी के पुनर्गठन की मांग को लेकर आरएलपी के प्रदेश अध्यक्ष व सांसद हनुमान बेनीवाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात का समय मांगा। बेनीवाल ने कहा कि प्रधानमंत्री से मुलाकात का समय मांगा, जिसमें 10 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल प्रधानमंत्री से मुलाकात कर इस भर्ती घोटाले की गंभीरता से अवगत कराएंगे। बेनीवाल ने कहा कि सरकार की नीयत और दिशा दोनों संदिग्ध है। उन्होंने कहा कि जब तक पिछली भर्तियों की प्रक्रिया निष्पक्ष रूप से पूर्ण नहीं हो जाती, तब तक नई परीक्षाएं आयोजित करना अनुचित है। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग ने सत्यापन नहीं होने के चलते करीब 8 लाख लोगों के पेंशन रोकने की तैयारी कर ली है। विभाग ने मंगलवार तक जारी आंकड़ों में कुल 90% पेंशन धारकों का सत्यापन करवाने की जानकारी दी है, जबकि 9% का सत्यापन नहीं हो सका। ऐसे में इनकी सामाजिक पेंशन प्रभावित होना लगभग तय है। सामाजिक सुरक्षा पेंशन में सर्वाधिक बुजुर्ग, महिलाएं आदि कैटेगरी के करीब 93 लाख पेंशन धारक हैं। गौरतलब है कि सत्यापन की अंतिम तिथि पिछले माह 30 मई को निकल चुकी है। यह भास्कर की बड़ी खबर। उधर आंकड़ों की बात की जाए तो सीएम भजनलाल के गृह जिला सबसे ज्यादा प्रभावित रहा है। वहां 18% का सत्यापन नहीं हो सका। राजधानी जयपुर और जयपुर में भी 15% पेंशन धारकों का सत्यापन नहीं हो सका है। यही हाल जालोर और सीकर का है। उधर झालावाड़, हनुमानगढ़, बालोतरा में 99% से अधिक का सत्यापन हुआ है। डीग और श्रीगंगानगर में भी 97% से अधिक सत्यापन रिकॉर्ड है। राजस्थान में सामाजिक सुरक्षा पेंशन को लेकर पिछले 1.5 वर्ष से अलग अलग विवाद हो चुके हैं। इनमें सबसे पहला विवाद तो 3 महीनों से पेंशन अटकने का चर्चा में रहा। इसके अलावा इसमें फर्जीवाड़े सहित कई कमियां भी लगातार उजागर हुई है। यानी सत्यापन नहीं होने से 8 लाख बुजुर्ग व महिलाओं पर पेंशन का संकट आ गया है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने मंगलवार को सीएमआर पर विकसित राजस्थान 2047 के लक्ष्यों को हासिल करने के लिए विजन डॉक्यूमेंट को लेकर बैठक की। मुख्यमंत्री ने कहा कि पीएम मोदी के विजन के अनुरूप विकसित भारत, विकसित राजस्थान का संकल्प तेजी से सिद्धि की ओर बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार लोक कल्याण को एकमात्र ध्येय मानकर ऐसी योजनाएं क्रियान्वित कर रही है जिससे प्रदेश के शिक्षा, चिकित्सा, बिजली, पानी, आधारभूत संरचनाओं जैसे बुनियादी क्षेत्रों की दिशा और दशा निरंतर बदल रही है और एक सशक्त, समृद्ध राजस्थान का भविष्य सुनिश्चित हो रहा है। ये विजन डॉक्यूमेंट एक कागज नहीं बल्कि राजस्थान के विकास का मार्ग है।
बालाजी चैरिटेबल ट्रस्ट और सेंट जूड चाइल्ड केयर इंडिया द्वारा चलाए जा रहे कविता कैंसर केयर सेंटर में कैंसर पीड़ित बच्चों से मिलने मंगलवार को राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे पहुंची। इस दौरान उन्होंने कहा कि अगर धैर्य और हौसला हो तो कैंसर से जीतना मुश्किल नहीं है। उन्होंने कहा कि कोई लक्ष्य मनुष्य के साहस से बड़ा नहीं होता, हारा वही है जो कभी लड़ा नहीं। कैंसर भी एक लड़ाई है जिसे हिम्मत की तलवार से मारा जा सकता है। इस दौरान राज्य ने कैंसर पीड़ित बच्चों के परिजनों से मिली और उन्हें विश्वास दिलाया कि दृढ़ इच्छा शक्ति रखिए, ये बीमारी ठीक हो सकती है। नाबालिग नेशनल प्लेयर को अभद्र इशारे करने से जुड़े मामले में जयपुर मेट्रो प्रथम की पॉक्सो मामलों के विशेष कोर्ट 2 ने आईओ व ज्योतिनगर एसएचओ को नसीहत और अनुसंधान में कमी पर चेतावनी दी। जज तिरुपति कुमार गुप्ता ने कहा कि आईओ की लापरवाही का मामला उनके सामने पहली बार आया है। यदि इसमें भविष्य में सुधार नहीं हुआ तो माना जाएगा कि आईओ पीड़ित पक्ष को नुकसान देने के लिए जानबूझकर ऐसा कर रहे हैं। कोर्ट ने आरोपी बहादुर को 19 जून तक जेल भेज दिया। कोर्ट ने कहा कि पीड़ित और फरियादी दोनों आरोपी को नहीं जानते थे, ऐसे में उसे बापर्दा गिरफ्तार कर जेल में उसकी पहचान परेड करवाई जा सकती थी। प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया ने वरिष्ठ पत्रकार महेश जालानी की गिरफ्तारी और उनके खिलाफ दर्ज झूठे केसों को गंभीर मानते हुए पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को नोटिस जारी कर लिखित जवाब मांगा है। गौरतलब है कि 28 जनवरी 2023 की रात चित्तौड़गढ़ के कोतवाली थाना प्रभारी विक्रम सिंह 5-6 पुलिसकर्मियों के साथ रात 9 बजे झालानी को उनके घर से गिरफ्तार कर ले गए थे। परिषद ने चित्तौड़गढ़ के तत्कालीन एसपी राजन दुष्यंत, जनसंपर्क विभाग के निदेशक रहे पुरुषोत्तम शर्मा और कोतवाली चित्तौड़गढ़ के थाना प्रभारी विक्रम सिंह से भी जवाब मांगा है। मामले में विक्रम सिंह को राजस्थान सेवा नियमों के अंतर्गत दंडित किया जा चुका है। वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय ने पीटीईटी 2025 के आयोजन में नवाचार किया है। परीक्षा 15 जून को होगी। इसमें पहली बार परीक्षार्थियों का बायोमेट्रिक सत्यापन होगा ताकि डमी परीक्षार्थियों का पता लगाया जा सके। इससे स्पष्ट हो सकेगा कि जिसने आवेदन किया है वही परीक्षा दे रहा है। वीएमओयू ने 5 जिलों को संवेदनशील माना है। वहां के परीक्षा केंद्रों पर सीसीटीवी कैमरों से भी निगरानी रखी जाएगी। विश्वविद्यालय ने परीक्षा की तैयारी पूरी कर ली है। परीक्षार्थियों को प्रवेश कार्ड भी जारी किए जा चुके हैं। प्रदेश में 2 वर्षीय बीएड और 4 वर्षीय बीए बीएड, बीएससी बीएड पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए इस परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। परीक्षा समन्वयक डॉक्टर आलोक चौहान ने बताया कि इस बार परीक्षा में 2,73,122 परीक्षार्थी शामिल होंगे। परीक्षा के लिए प्रदेश के 41 जिलों में 736 सेंटर बनाए गए हैं। जयपुर में 68 केंद्रों पर 33,545 परीक्षार्थी बीएड पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए भाग्य आजमाएंगे। परीक्षा 15 जून को सुबह 11 बजे से दोपहर 2 बजे तक होगी। केंद्र पर परीक्षा से आधा घंटा पहले यानी 10:30 बजे एंट्री बंद कर दी जाएगी। कोटा के रानपुर थाना इलाके में बने हॉलीडे वाटर पार्क के स्विमिंग पूल में डूबने से 5 साल के बालक जिहान की मौत हो गई। रानपुर सीआई रामविलास ने बताया कि अनंतपुरा निवासी जावेद की पत्नी हेमलता 5 साल के बेटे जिहान, भाभी और अन्य बच्चों के साथ सोमवार दोपहर करीब 1 बजे हॉलीडे वाटर पार्क गई थी। सभी स्विमिंग पूल में नहाए। शाम करीब 6 बजे सभी पुल से बाहर आ गए। महिलाएं बच्चों को पुल से निकालकर चेंजिंग रूम में गई। जिहान तब तक मां के साथ था। मां चेंजिंग रूम में थी। इतने में जिहान उठकर बाहर आ गया। झुंझुनू में एसीबी ने बिजली निगम के सहायक अभियंता आजाद सिंह अहलावत व एईएन ऑफिस के सहायक प्रशासनिक अधिकारी नरेंद्र सिंह को 30,000 रुपए की रिश्वत मामले में गिरफ्तार किया है। रिश्वत की राशि प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना की 7 फाइलों को तकनीकी मंजूरी देने के नाम पर ली गई। शिकायतकर्ता के अनुसार एएन अहलावत ने उसकी फाइलों को अप्रूवल देने के नाम पर 1 माह से रोक रखा था। इसके बदले 40,000 रुपए रिश्वत देने का दबाव बना रहा था। उसने एसीबी झुंझुनू में शिकायत की। शिकायत के सत्यापन के दौरान एएन ने वेंडर को फाइलें अप्रूव करवाने के लिए अपने कार्यालय के सहायक प्रशासनिक अधिकारी नरेंद्र सिंह को 30,000 रुपए देने की बात कही। एसीबी ने मंगलवार दोपहर पहले सहायक प्रशासनिक अधिकारी नरेंद्र सिंह को रिश्वत लेते पकड़कर उससे रिश्वत की राशि बरामद की। फिर कार्यालय में बैठे एएन आजाद सिंह को भी दबोच लिया। नरेंद्र सिंह लंच टाइम में कार्यालय छोड़कर रिश्वत के 30,000 रुपए लेने खेतड़ी रोड स्थित शिव कॉलोनी में गया था। राजस्थान की खबरों में फिलहाल इतना ही। यदि आपको राजस्थान की खबरें पसंद आ रही तो आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।